नमस्कार। स्टोरी डेस्क में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वृंदावन लाल वर्मा की कहानी दीर्घजीवी कैसे हों। 6वीं शताब्दी अपने चौथे पहर में थी। थानेश्वर का राजा प्रभाकर वर्धन था कन्नौज के विख्यात हर्षवर्धन का पिता। तुर्किस्तान के कुछ सरदारों ने सुन रखा था कि कुछ समय पहले जालंधर का राजा 250 वर्ष की आयु तक जिया था। प्रभाकर वर्धन का यश मध्य एशिया तक फैल गया था। तुर्किस्तान के उन सरदारों ने प्रभाकर वर्धन को एक पत्र लिखा। पत्र उनके दूत लाए। दूतों के साथ तुर्कों का एक छोटा सा दल भी आया। पत्र में तुर्की सरदारों ने जो कुछ लिखा था उसका सार एक प्रश्न में रखा जा सकता है, हम दीर्घजीवी कैसे हों। तुर्की के सरदारों ने सुन रखा था कि हिंद में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनके उपयोग से यहाँ के राजा बड़ी लंबी आयु पा जाते हैं। पत्र में उन औषधियों को भिजवाने और विस्तार के साथ सेवन विधि बतलाने की भी प्रार्थना थी। प्रभाकर वर्धन ने दूतों और उनके साथियों का आदर सत्कार किया और दूसरे दिन दूतों से कहा, हमारे यहाँ बड़ी बातों को करने के पहले मुहूर्त देखा भाला जाता है। तुर्की के सरदारों को उत्तर देने का मुहूर्त उस समय का निकला है जब हमारे कांगड़ा पर्वत की ज्वालामुखी देवी पहाड़ को हिलावे, पहाड़ फटे और उसके पत्थर धुएं के साथ फिकें। पहले गड़गड़ाहट होगी और फिर यह सब। दूतों को यह सुनकर रोमांच हो आया। उनका कौतूहल जागा और वे उस घड़ी की बाट जोहने के लिए तैयार हो गए। परंतु राजा ने जब अपने अधिकारियों को आज्ञा दी कि इन सबको उस पर्वत पर ही ले जाओ और वहीं इनका बसेरा डलवाओ, तब दूत और उनके साथी सन्नाटे में आ गए। थानेश्वर आकर पछताए, घिघियाए, पतियाए, परंतु प्रभाकर वर्धन ने एक ना सुनी। आप लोगों को हमारा उत्तर अपने सरदारों के पास ले जाना ही पड़ेगा। डरिए मत, परमात्मा से अपनी कुशल की प्रार्थना करते रहिए। तुर्की दल को प्रभाकर वर्धन के अधिकारियों के साथ जाना पड़ा। प्रभाकर वर्धन ने अपने अधिकारियों को अकेले में आज्ञा दी, इन लोगों को ज्वालामुखी से कुछ दूरी पर बसेरा देना, इतनी दूरी पर कि देख सुन तो ये सब सके, परंतु किसी भी आग, धुआं और फेंके हुए पत्थरों के संकट में ना पड़ने पाएं। जब अधिकारियों के साथ तुर्क कांगड़ा पर्वत की पहाड़ियों की एक दून में डेरा डालने के लिए पहुंचे, तब उस स्थान को देखकर घबरा गए। उन्होंने अपने देश में बड़े बड़े पहाड़ और बीहड़ देखे थे, पर यहाँ तो आग और पत्थर उगलने वाला ज्वालामुखी था, काटो तो खून नहीं। जिस दिन कांगड़ा पर्वत श्रेणी की उस दून में पहुंचे, उस दिन से संकट टालने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। न दिन चैन न रात चैन, अधपेटे रहने पर भी खाया भोजन नहीं पचता था। कहाँ की आफत झेलने के लिए अपने देश को छोड़कर यहाँ आए। बुरा हो उन सरदारों का जिनकी आज्ञा से यहाँ आना पड़ा, और इस कमबख्त प्रभाकर वर्धन का हो जाए। एक दिन जैसे ही उनकी प्रार्थना समाप्त हुई, पहाड़ हिला, गड़गड़ाहट हुई, धुआं, आग और पत्थर ऊपर को फेंके। तुर्की दल को डर लगा, अब गए तो तब गए। कुछ समय तक तो यह सब होता रहा, परंतु तुर्कियों के एक रोम तक को भी आंच नहीं आई। जब ज्वालामुखी शांत हो गया और प्रभाकर वर्धन के अधिकारी तुर्की दल को थानेश्वर लाने को हुए, तब उन्होंने सोचा, उत्तर जावे भाड़ में, जान बची लाखों पाए, घर तक पहुंच पावे। प्रभाकर वर्धन के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी बीती सारी की सारी सुना डाली। राजा ने तुर्की दल को अपना उत्तर सुनाया, आप लोगों ने अपनी प्रार्थना से अपने को बचा लिया। पहाड़ हिला, उसने उत्पात बरसाया, परंतु आपकी प्रार्थना ने पहाड़ को शांत कर दिया। यदि आप लोग प्रार्थना पर प्रार्थना ना करते रहते तो नामालूम कितने समय तक वहां पड़े रहना पड़ता। हमारी आपकी सुनकर पहाड़ ने फटकर मुहूर्त को इतनी जल्दी सामने ला खड़ा किया। आपके तुर्की सरदार अत्याचार और प्रजा पीड़न करते हैं, इस कारण जनता उनके सत्यानाश के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती रहती है।
जनता की इस प्रार्थना को परमात्मा कभी नहीं टालते। अत्याचारी शासकों का नाश होकर रहता है। जिन लोगों के भी हाथ में सत्ता हो, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उनका कर्तव्य है कि न्याय और परोपकार के मार्ग पर चलें, जिससे निर्बल, निस्सहाय और दीनहीन जन प्रबल और संपन्न हो, कानून की उन्हें रक्षा मिले और जिनके पास धन दौलत है वे भी शांति और नीति के साथ अपना जीवन बिता सकें। यही वह औषधि है जिसके प्रयोग से शासक दीर्घजीवी हो सकते हैं। यही मेरा उत्तर है। अपने सरदारों को ज्यों का त्यों सुना देना। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वृंदावन लाल वर्मा की कहानी दीर्घजीवी कैसे हों। आइए सुनते हैं वृंदावन लाल वर्मा की दूसरी कहानी, जिसका नाम है रसोइया तक ऐसा विकट सिपाही। इस तरफ भी चीनी हमला हो सकता है। यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ों के ढाल के पीछे करीब 100 मील की दूरी पर चीनियों ने रास्ता बना लिया है। बड़े फरेबी हैं ये चीन के नेता। बात करते रहे दोस्ती की और नीचे नीचे पीछे पीछे तैयारी करते रहे हमले की। चीनी हिंदी भाई भाई के नारे लगाकर आए गोलियां बरसाने और छुरियां मारने को, मगर इस तरफ आना उनके लिए बहुत मुश्किल है। फौजी सामान का ढोना हंसी खेल नहीं है, पर हमें सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। ये चीनी दीमक की तरह आते हैं। आवे कमबख्त, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि वे कभी भूलेंगे नहीं। उनके टिड्डी दल के लिए हम गिद्ध हैं। हाँ, हम हिंदुस्तान वाले जीना मरना दोनों अच्छी तरह जानते हैं। और फिर हमारा यह मोर्चा, यहाँ अगर चीनी आए भी तो जिंदा तो लौट नहीं पाएंगे। पहाड़ियों और ऊंचे नीचे पहाड़, कहीं कहीं बर्फ तक, पहाड़ों के बीच में गहरे खड्ड, पहाड़ों और खड्डों के बीच में किनारे किनारे चक्करदार मार्ग भी ऐसा कि एक साथ कतार बांधकर 3-4 आदमी ही चल सकते थे। इन पहाड़ों के पीछे एक मैदान है जहाँ बोमडीला गांव है और पहाड़ की तली में भारतीय छावनी थी। बोमडीला से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी की ओट में भारतीय सेना का एक दस्ता था। वहीं एक पहाड़ी की ओट में सुरक्षित छायादार गहरी चौड़ी खाई में इस दस्ते का रसोई घर। दस्ता सिख लाइट इन्फेंट्री यानी पैदल का था। उस रसोई घर में तंदूर पर रोटियों की सेक अजमेर सिंह नाम का एक रसोइया कर रहा था। जाति का हरिजन, काम उसके सुपुर्द था रसोई बनाने का। तंदूर में आग कोयले की जल रही थी, लकड़ी नहीं जलाई जा सकती थी। 20 अक्टूबर के दिन चीनी हिंदी भाई भाई का नारा लगाते हुए चीनियों ने सारे के सारे उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर धावा बोल दिया था। 1 महीने से लड़ाई चल रही थी। वह दिन 20 नवंबर सन 1962 का था, जब अजमेर सिंह रसोई घर में बातें सुन रहा था। अजमेर सिंह की बात करने के लिए इच्छा उमड़ी। बोला, हमारे पास दूर की मार के हथियार इस घड़ी कुछ कम हैं, मगर भारी हथियार भी आने ही वाले हैं। मैं कह रहा था, मगर हिम्मत में तो कोई कर ले हमारी फौज का मुकाबला। गांठ में कुछ न रहे तो कृपाण तो सदा कमर में रहती ही है। तुम्हारा कहना ठीक है अजमेर सिंह। वैसे राइफलें और कारतूस अपने पास बहुत हैं। सो तो है ही सरदार जी, सो तो है ही। मैं हिंदुस्तानी सिपाही की मर्दुमी की बात कर रहा हूँ। देश की रक्षा के लिए हम अपना सिर देने के लिए तैयार रहते हैं और रहेंगे। ईश्वर को हम कभी भूलते नहीं। चीनी नेताओं ने ईश्वर को छोड़ दिया है। छल कपट ही उनका देवता है। बातें चल रही थी जब इन्हें धड़ाके सुनाई पड़े। निकल पड़े हथियार लेकर खाई के बाहर। देखा कि चीनी सचमुच दीमक की तरह उत्तर पूर्व की ओर से आ गए हैं और भारतीय पलटन के जवान डटकर सामना कर रहे हैं। लड़ाई जारी रही। भारतीय सेना का प्रत्येक जवान भिड़ रहा था। अजमेर सिंह एक चट्टान की ओट से अपने साथियों की बहादुरी देखकर उमग उमग पड़ रहा था। चीनियों के दल बढ़े
और भारतीय सेना की राइफलों की मार से ढेर कर दिए गए। जो घायल हुए उन्हें चीनी नायकों ने गोली से समाप्त कर दिया, क्योंकि पीछे ले ही नहीं जा सकते थे। इस नृशंस व्यवहार को देखकर अजमेर सिंह का खून खौल उठा। दांत भिज गए, कृपाण पर हाथ गया, रेंगता हुआ पीछे गया और एक खाई में से राइफल और जितने कारतूस हाथ लगे उठा लाया। आ बैठा उसी चट्टान की आड़ में। सिख इन्फेंट्री के उस दस्ते वाले सब के सब जवान चीनी आक्रमणकारियों पर टूट पड़े थे, घुस गए थे उनके बीच में और शत्रु का संहार कर रहे थे। ऐसा घोर युद्ध हुआ कि उस दस्ते के सारे सैनिक समाप्त हो गए। चीनी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए। भारतीय दस्ते की संख्या से कई गुनी लाशें बिछ गई थीं। उन्हें रौंदते हुए चीनी आक्रमणकारी आगे बढ़े। अजमेर सिंह ने अपनी राइफल से उन्हें छेदना शुरू कर दिया। जितने बचे उन्होंने देख लिया कि मार कहां से पड़ रही है। वे अपने नायक के आदेश पर अजमेर सिंह की दिशा में बढ़े। अजमेर सिंह ने तुरंत चट्टान की ओट छोड़ी और जा कूदा आक्रमणकारियों पर। गोली वर्षा से उसने चीनी शत्रुओं को ढेर कर दिया। उसके पीछे बोमडीला की दिशा में बहुत थोड़े से जवान भी राइफलें दाग रहे थे। उनके कारतूस खत्म हो गए। इधर अजमेर सिंह के कारतूस भी समाप्त हो गए। फिर पीछे वाले जवान ने उतनी दूरी से भी सब कुछ देख लिया। अजमेर सिंह की बाईं टांग पर गोली पड़ी, परंतु वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसकी राइफल पर संगीन लगी थी। उसने चीनी शत्रुओं पर वार किए और करता रहा। कई शत्रु हताहत हुए। 14-15 चीनी सिपाहियों ने उसे बिल्कुल घेर लिया। अजमेर सिंह की बाईं टांग काम नहीं कर रही थी। इस पर आ चढ़े इतने बहुसंख्यक चीनी सिपाही उसके ऊपर। उसी क्षण उसके दाएं पैर में एक पत्थर का रपटा लगा और वह गिर पड़ा। राइफल हाथ से छूट गई। चीनियों ने उस पर छुरों के वार पर वार किए। अजमेर सिंह ने वीर गति प्राप्त की। जब अजमेर सिंह के वे साथी अपने गांव लौटे, उन्होंने उसकी वीरता का पूरा वर्णन किया। अजमेर सिंह अंबाला जिले के मनकिया गांव का निवासी था। उसने मनकिया गांव का नाम अमर कर दिया। उसकी वृद्ध माता ने जब अपने पुत्र की वीर गाथा सुनी, गर्व से उसका माथा ऊंचा हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वृंदावन लाल वर्मा की कहानी रसोइया तक ऐसा विकट सिपाही। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।